बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ अराई और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बिल्डर और डेवलपर्स के लिए मैं लेके आया हूं। ये एक सर्कुलर है जिसका नंबर है 07 और 2025 और 26 के लिए IRS पॉलिसी ने इशू किया है 31 मार्च 2026 को। अच्छा, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बिल्डर और डेवलपर को कोई रिलीफ मिला है। हाँ, इससे ये उनका फ़ायदा हुआ है कि ये रिलीफ तो नहीं है, लेकिन डबल टैक्सेशन जो हो रही थी, उनके जो प्रॉब्लम आ रही थी लिक्विडिटी की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो कैसे? अब हम इसमें क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236C। 236C जिसको हम ज़बान ज़द आम में कहते हैं सेलर टैक्स है, कि जो एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है और उस पे वो सेलर टैक्स देता है, जो कि आजकल 4.5% है। 236C के तहत टैक्स देता है। तो गवर्नमेंट ने एक उसमें एग्जाम्पशन दी है उन लोगों को, कौन से लोग जो कवर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 7F के 7F के तहत जो टैक्स पे कर रहे हैं। 7F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या है कि ऐसे लोग जो डेवलपमेंट करते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं वो, और वो उनको एक स्पेसिफिक स्कीम के तहत टैक्स में लाया गया है, तो उनको ये 236C जो है ये नहीं लगेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये सर्कुलर के साथ साथ हमें जो सेक्शन 7F है टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर, ये भी समझना ज़रूरी है। जब इसको हम समझ चुके होंगे तो फिर वो हमें फ़ायदा होगा कि ऐसे लोग जो सेक्शन 7F के तहत टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग को ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों को पहले ये समझाया जाए कि सेक्शन 7F क्या है। जब आप इसकी स्कीम को अच्छी तरह समझ जाएंगे देन आप इसके काबिल होंगे कि फिर वो एग्जाम्पशन आप अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इस पे सेक्शन 7F पे वैसे मेरा लेक्चर पहले भी अवेलेबल है, लेकिन चलो मजीद हम इसको कर देते हैं एक्सप्लेन कि टैक्स ऑन बिल्डर एंड डेवलपर क्या है। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1। अच्छा, डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये आपको पता है जो सबसे पहली डिवीजन है जिसमें हम सैलरीड पर्सन का, बिजनेस पर्सन का, बाकियों का जो एक स्लैब के मुताबिक टैक्स चलता है कि जितनी जितनी स्लैब होती है उसके मुताबिक टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो डिवीजन 1 है कि आपकी एक इनकम डिटर्मन हो जाएगी, प्रॉफिट डिटर्मन हो जाएगा और उसमें जिस स्लैब में वो आएगा उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया, आप ये कह लें कि ये नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स है वो लगेगा ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस। कौन कौन से जो बिजनेस से इनकम कर रहे हैं और उसको प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड अदर बिल्डिंग, कि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट्स वगैरह, जिसका आजकल बहुत बन रही हैं स्पेशली बैरियर टाउन में और अलकबीर टाउन में। तो उन पे जो बिल्डिंग्स जब बना के एक डेवलपर जब बेचेगा रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग, तो एक तो वो लोग क्लास ए में वो आएंगे। दूसरे हैं डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लाट। दूसरा जो है वो प्लाटों का है जो कि डेवलपर करता है। ये बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाता है, डेवलपर जो है वो टाउन प्लान करता है, टाउन जो बनाते हैं वो बी, क्लास बी में टाउन आ जाएंगे। और सी है एक्टिविटीज़ एज मैंशन अबव, के वो पहले तो टाउन प्लानिंग करता है, सड़कें वगैरह बना के एक टाउन बनाता है, उसके बाद उसमें बिल्डिंग्स भी बना देता है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो उन लोगों के लिए क्या कहा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन टैक्सेबल प्रॉफिट शैल बी। तो उनका प्रॉफिट कौन सा होगा। अब ये आपने असल में इसमें ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि इनको टैक्स किस हिसाब से लगेगा। टैक्स तो नॉर्मल टैक्स रेट में लगेगा, लेकिन प्रॉफिट कैसे इनका डिटेक्ट करेंगे। तो वो कहते हैं जी ए में 10% ऑफ ग्रास रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लास ए। क्लास ए में जो हमने एक्टिविटीज़ स्पेसिफाई की गई हैं, जिसमें हमने बताया कि एक बिल्डर जो बिल्डिंग बना के उसको बेचता है, वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, तो उसका जो टोटल रिसीट्स होंगी ना, उसकी जो टोटल वो जैसे कि ये किस्तों पे दे देते हैं और अपनी किस्तें रिसीव करते जाते हैं। तो एक साल के दौरान, जैसे कि अभी साल 2026 आएगा, 1 जुलाई 25 से लेके 30 जून 2026 तक जितनी टोटल उसने रिसीट्स की होंगी, जो उसके बैंक में या कैश में जितनी उसने रिसीट की,
उन रिसीट का जो 10% होगा वो उसको प्रॉफिट समझा जाएगा। ठीक है, अब 10% जो प्रॉफिट समझा जाएगा, आप ये सपोज करें कि उसने 100 करोड़ जो है वो रिसीट्स कर ली, तो 100 करोड़ में से जो 10% होगा हम कहेंगे कि ये इसका अब इसमें प्रॉफिट है, और उन रिसीट्स का जो 100 में से 10% आएगा तो 10 करोड़ आ जाएगा। तो अब जो 10 करोड़ है उस पर नॉर्मल टैक्स के रेट के हिसाब से उस पर टैक्स लग जाएगा। या 1 करोड़ है फ़र्ज़ किया, तो उसने रिसीट की है, तो उसका 10% जो है वो 10 लाख होगा, तो 10 लाख पे नॉर्मल रजीम में जो टैक्स लगेगा वो उस पर टैक्स लग जाएगा। ये जो बिल्डर है। और दूसरे नंबर पे आ रहा है 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लास बी। क्लास बी में क्या था? क्लास बी में था डेवलपर जो प्लाट बनाता है, प्लाट बना के डेवलपमेंट करता है और उस पर, तो अब जो डेवलपर होगा उसका क्या उन्होंने कहा है जी 15%, जितनी वो अमाउंट रिसीव करेगा उस अमाउंट का 15% उसका प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। फ़र्ज़ किया उसने कर लिया 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपया उसकी रिसीट्स आई, तो उस रिसीट्स पे उसका 15 लाख रुपया ये कंसीडर किया जाएगा, ये प्रॉफिट है। तो अब 15 लाख जो प्रॉफिट है उस पे ये नेट प्रॉफिट होगा, उस पे जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो रेट लगेगा वो रेट लग के तो उसका जिस स्लैब में भी वो आएगा उस पे टैक्स लग जाएगा। और इसी तरह 12% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स एक्टिविटीज़ 1 और 2, यानी कि ए और बी दोनों में आ रहा है, या सी में जिसका हमने जिक्र किया था कि जिसमें डेवलपर भी आ रहे हैं और बिल्डर्स भी आ रहे हैं, दोनों अगर मर्ज होते हैं तो उसका 12% है कि 12% उसको प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा और उस पर टैक्स लिया जाएगा। ये तो है कि ये हमने बात की जो कि सेक्शन 7F जो है वो उनसे टैक्स किस तरह से कलेक्ट करता है। अच्छा, अब इससे ऐसे जो टैक्स लोग पे कर रहे हैं कि मैंने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, अब उस बिल्डिंग पे मैंने हर साल जितना मुझे रिसीट्स आ रही थी उन रिसीट पे मैं टैक्स देता गया। ठीक है, मैं सपोज बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा वो आ जाएगा 10% वाले में। 10% वाले में मैंने पहले साल में 1 करोड़ लिया, मैंने 10 लाख टैक्स दे दिया, दूसरे साल में लिया 10 लाख टैक्स दे दिया, तीसरे साल में लिया, फ़र्ज़ किया ऐसे करके मैंने 3 सालों में वो बिल्डिंग मुकम्मल की और मैंने 30 लाख रुपया उस पर टैक्स दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मैं जब वो बिल्डिंग बेचूंगा तो उसके बेचते हुए मेरा फ़र्ज़ किया 236C का जो सेलर टैक्स है वो बनता है 30 लाख रुपया। अब 30 लाख मैं पहले दे चुका हूँ, 30 लाख अब मैं दूंगा, ऐसा पॉसिबल है? इस पे डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो ये इसको एड्रेस किया, जिसने एड्रेस करने के बाद पॉलिसी मेकर्स ने इसको समझा और पॉलिसी विंग जो है उसने ये कहा कि क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो इसमें इसको एग्जेम्पशन दे दी जाए। तो ये टोटल सिनेरियो है। अब आपको मैं इसका बाकी भी पढ़ देता हूँ। सिनेरियो आप समझ गए होंगे कि जो सेक्शन F के तहत टैक्स दे रहे हैं उन लोगों को 236C से एग्जाम्पशन है। It has been brought to the notice that Federal Board of Revenue has concern to have raised regarding the applicability of withholding tax under section 236C of the Income Tax Ordinance 2001. The ordinance, the person engaged in construction, development activity and subject to the special regime introduced through section 7F ऑफ द ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7F के ये दे रहे हैं। वो जो सारी बात जो मैंने आपको समझा दी उस बात का अब लुबेलबाब जो आगे सारा बयान किया गया है वो यही किया गया है कि वो सेक्शन 7F में जो आ रहे हैं उनको 236C का जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ऐसा पर्सन जो ये काम पहले टैक्स दे रहा था 7F के तहत वो अपना जो है मैटर वो अप्लाई करेगा कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो उस मैटर को देखेगा कि क्या इसका वाकई 7F का टैक्स जमा हुआ है। अगर उसका टैक्स जमा हुआ होगा तो वो उसको एग्जाम्पशन 1 दे देगा। उस एग्जाम्पशन के तहत जो है वो एक टाइमलाइन होगी जिसमें उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो उसको फिर 236C नहीं पे करना पड़ेगा। तो प्रिस्क्राइब टाइमलाइन फॉर कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर रिगार्डिंग द इशूअर्स ऑफ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट शैल अप्लाई एस्पो फैक्टो के वो उसका फैक्ट जो है वो होगा और उसके मुताबिक वो जो टैक्स पे कर देंगे। तो अब अगर आसान ज़बान में सीधी सीधी बात यह है कि ऐसे बिल्डर्स या डेवलपर्स जो सेक्शन 7F के तहत टैक्स पे कर रहे हैं और उनका टैक्स जो है हर साल में जमा हो रहा है, तो जब वो डेवलपमेंट हो गई और जहाँ वो बिल्डिंग बन गई तो अब उसमें से वो फ्लैट बेचते हैं या प्लॉट्स बेचते हैं
तो उनको 236C से एग्जाम्पशन होगी, बशर्ते कि वो कमिश्नर को अप्लाई करे, कमिश्नर उसको वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के बाद उसका एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारे मैटर को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप इसको खुद समझ गए हैं तो दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।